आज हम ज्योमेट्री में देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशंस पार्ट 1। ठीक है, इसमें आज हम ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की बात करें तो अ लाइन मे बी डिटरमाइंड एज अ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू प्लेन्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि दो लाइन का इंटरसेक्शन, कोई भी लाइन जो होती है वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप अपने रूम की दो वॉल को इंटरसेक्शन पे आप देख सकते हैं तो वो भी एक सीधी लाइन बनती है। आप अपनी बुक का देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया, बुक का एक पेज इधर की साइड होता है। एक सेकेंड, मान लीजिए आपने एक प्लेन या बुक का एक पेज आपने इस तरीके से बनाया तो ये भी एक प्लेन हो गया। इसी तरीके से आपने अगर दूसरी साइड एक दूसरा पेज बना दिया है तो वो उसका दूसरा प्लेन हो गया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ही प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही है, ये वाली लाइन। तो इस तरीके से जो एक लाइन होती है वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से दी जाती है। तो जनरल फॉर्म किसी भी लाइन की वो इसी डेफिनेशन से निकाली गई है। जैसे कि हमने बोला इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन, यानी कि दो प्लेन की इक्वेशन लिख दीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस का d इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक प्लेन। दूसरा प्लेन लिख दीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों प्लेन हैं, जब भी आप साथ में दो प्लेन लिख रहे हैं इसका मतलब है ये एक लाइन की इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी जो इक्वेशन होती है किसी भी लाइन के फॉर्म की, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जब हमने स्टार्टिंग में डिसीज़ या डीआरएस पढ़े थे तो हमने कहा था किसी भी लाइन को डिनोट करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उसके डिसीज़ या डीआरएस दिखा दीजिए। तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़रूरत पड़ती है कि वो जो लाइन है वो किस पॉइंट से गुजर रही है, और दूसरी ज़रूरत पड़ती है कि उस लाइन के डिसीज़ क्या है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन है कि कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो इस पॉइंट से पास होती है और उसके जो डिसीज़ हैं वो एल एम और एन है, तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसे दे सकते हैं आप, x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m और z माइनस z1 अपॉन में n। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गई, जिससे जैसे आप ये इक्वेशन देखेंगे आपको तुरंत पता चलेगा कि ये लाइन x1 y1 और z1 से पास हो रही होगी। पास होने का मतलब हुआ कि आपने एक लाइन खींची। ठीक है, तो आपको पता होगा ये लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन पता होगी। जैसे कि अगर मुझे पता है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, उसके डिसीज़ मान लीजिए 1 0 और 0 हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ यही मतलब है कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये लाइन भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो हैं। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं तो आप कैसे पता चलेंगे किस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये भी पता चल जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है प्लस वो किस बिंदु से गुजरता है, क्योंकि एक बिंदु से एक ही लाइन आप खींच सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे पता चले कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 0,0,0 से पास होती है, यानी कि ओरिजिन से, तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्सिस हो गई? वो खुद पूरी एक्स एक्सिस ही हो गई आपकी। ठीक है, या फिर और दूसरा कोई पॉइंट पता चल जाए कि कहाँ से पास होती है, तो आप वो लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, मान लीजिए आपको गिवन है x माइनस 2 अपॉन में 2, y माइनस इसको कर लेते हैं x माइनस 2 अपॉन में इसको 1 अपॉन अंडर रूट 3 कर लिया, y माइनस 3 अपॉन में 1 अपॉन अंडर रूट 3 कर लिया, और यहाँ पे भी हमने कर लिया z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन अंडर रूट 3 कर दिया। तो इसका मतलब हुआ ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि 2,3,4 से पास हो रही है, और उसके जो डिसीज़ है वो कितने हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये हो गई इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमेशा, अब आपको ये पता है कि डिसीज़ अगर पता है आपको या फिर डीआरएस पता है तो भी आप डिसीज़ निकाल सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो एलएमएन है, ठीक है, इनकी जगह आप यहाँ पे जनरली हम यहाँ पे डिसीज़ ही लिखते हैं, बट आप यहाँ पे डीआरएस से भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि
ये DRS यूज़ हुए हुए हैं कि DCs यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कई फार्मूले में हम DCs यूज़ करते हैं, कई फार्मूले में हम DRS यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना। जैसे आपको पता है, अगर मैं कहूँ 1/2 इज इक्वल टू होता है 3/6 के, या फिर यही चीज़ जो है वो इक्वल हो जाती है 6/12 के, सॉरी 1/2, हाँ 6/12 के। तो ये रेशियो में तो मैं कितना भी लिख सकती हूँ ना, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि LMN DCs लिखे हुए हैं या DRS लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लिखिए। तो हमेशा याद रखिएगा 2 पॉइंट से अगर आपको गिवन है तो दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन एंड ओनली वन लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक से आप कोई दूसरा भी आएगा वो भी यही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? अब इनमें से 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक आपको एक पॉइंट जिससे पास होना चाहिए, और आपको DRS या DCs दोनों में से किसी एक की ज़रूरत होती है। तो आप लिख लीजिए, इसमें कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। x-2 से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो y-3 लिख लिया आपने, यहाँ पे z-4 लिख लिया, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे आप DRS लिख सकते हैं। तो आपको पता है 2 पॉइंट हैं, आपको एक पॉइंट पता है 2, 3, 4, दूसरा पॉइंट पता है आपको 4, 6, 5। तो बताइए इन दोनों लाइन के बीच का जो DRS होगा वो कितना होगा? ये तो हम सब शुरू में पढ़ चुके हैं। 4 - 2, 6 - 3 और 5 - 4, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके DRS मिल जाते हैं। यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अपॉन में 2, y-3 अपॉन में 3 और z-4 अपॉन में 1। अब आप देख सकते हैं ये लाइन की इक्वेशन है और ये सिमेट्रिकल फॉर्म में आपने निकाल दी है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये DCs नहीं है, यहाँ पर ये क्या यूज़ हुए हुए हैं? DRS। इन केस आपको DCs की जरूरत पड़ती है तो आपको पता है क्या करना है। अगर DRS आपको पता है तो DCs आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? इनको स्क्वायर करके सम कर लेते हैं और इसका अंडर रूट करते हैं। तो ये आएगा आपके पास 4 + 9 114, यानी कि 14 का अंडर रूट। तो आपको बस DCs अगर ज़रूरत पड़ रही है तो 2/14, 3/14 और 1/14 में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन ये भी है, लाइन की इक्वेशन, इनको अगर आप इसकी जगह अपॉन 14 लिख देते हैं तो भी वो लाइन की इक्वेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि आप ऐसे ही निकालिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए इस लाइन का और एक प्लेन का, ठीक है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने क्या किया, एक प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, कोई एक प्लेन की इक्वेशन है। अब इस प्लेन को कोई एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये लाइन है और ये लाइन इस प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो कोई फार्मूला नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। कोई फार्मूला कहीं से आता नहीं है कि पर्टिकुलर कोई फार्मूला होगा, ठीक है। हर चीज़ के लिए फार्मूला नहीं बनता है, आपको कई बार कॉमन सेंस ही यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए ये जो लाइन है वो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये पॉइंट जो है वो दो चीज़ें एक दूसरे को काट रही हैं कहीं पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन में भी है और ये जो पॉइंट है वो प्लेन में भी है, तभी कट रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इस लाइन में है। अगर ये पॉइंट प्लेन में होता तो ये प्लेन यहाँ से पास हो रहा होता, ऐसा होता वो प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट जो इसमें भी पड़ता हो और इसमें भी पड़ता हो। तो पहले इससे लिख लेते हैं। एक, अगर आपको लाइन की इक्वेशन इतनी दी हुई है, y+3/3 इज इक्वल टू z-2 अपॉन में -2। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे दिएंगे, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं? तो देखिए इज इक्वल टू आप r करिए क्योंकि तीनों के रेशियो सेम है। अब पहले और लास्ट से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इस पे जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? r-1, अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक मैं साइड में बता दे रही हूँ सॉल्व करके, x+1 अपॉन में r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? x+1 इज इक्वल टू r, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? r-1। एक पॉइंट ये हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको और इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 3r-3। z की वैल्यू निकालेंगे तो -2r प्लस का 2। तो ये जनरल पॉइंट हो गया, यानी कि r-1, 3r-3, -2r प्लस 2, ये एक जनरल पॉइंट हो गया जो इस लाइन पे पड़ता है, ठीक है। बट चूँकि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि यही पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इस प्लेन में भी पड़े, यानी कि ये पॉइंट
एक्स वाई जेड की जगह अगर ये वैल्यू मैं इस प्लेन में रख दूँ तो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एक्स की जगह r-1 रख दीजिए, वाई की जगह 3r-3 रख दीजिए और 5 जेड की जगह -2r+2 रख दीजिए इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करके कि ये तो जनरल पॉइंट को डिनोट कर रहा है। देखिए अभी हमने बताया था जैसे कि आपका कोई भी ये प्लेन है, अब आपने क्या किया, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी और आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इस लाइन पे तो हज़ारों लाखों पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो ये जो है वो सारे पॉइंट, सारे इनफाइनाइट पॉइंट को डिनोट करता है। आर की वैल्यू चेंज करिए, आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, बट आपको वैसा पॉइंट चाहिए जो इस प्लेन में पड़ता हो। तो इस प्लेन के शर्त के हिसाब से आप आर निकालिए, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस वजह से हमने इसको सेटिस्फाई करवा दिया है। अब आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो 3r प्लस का 12r माइनस का 10r, ये r कलेक्ट कर लिया आपने, कांस्टेंट कलेक्ट करिए, -3 -12 प्लस 10 इज इक्वल टू 5। ओके, ये बनेगा आपका 5r, इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू आपका 10 बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू कितना है 2, तो यानी कि r इक्वल टू 2 के लिए ये जो पॉइंट है ये प्लेन में भी पड़ने वाला है, तो इसका मतलब पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका, r की जगह 2 रख लीजिए, तो 1 3 2 2 4 -2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस सिर्फ जितनी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं सिर्फ वही इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये आपका प्लेन लिखा हुआ है, फ्रॉम द प्लेन x - y + z इज इक्वल टू 5 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन अगर आप ठीक से समझेंगे तो आपको सबसे पहले बोला गया है कि एक प्लेन आपके पास है, एक प्लेन आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपको बोला ये तो गिवन प्लेन हो गया और आपको क्या निकालना है, एक पॉइंट गिवन है 1, -2, 3, 1, -2, 3 से इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में बात करी है कि डिस्टेंस की बात की जाती है तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखी जाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता तो इसका मतलब था कि मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगी और ये जो लेंथ आएगी इस लाइन की वही आपकी डिस्टेंस होती है। बट यहाँ पे सिर्फ इतना डिस्टेंस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस तो निकालनी है, बट कहाँ से निकालनी है, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए वो डिस्टेंस। यानी कि अगर मैंने, अब मान लीजिए ये लाइन जो है वो इस टाइप की लाइन है, ठीक है, जो दूसरी लाइन दी हुई है, तो इसके पैरेलल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि मैं इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये लाइन इस प्लेन को कहीं ना कहीं कट करेगी, जहाँ पे कट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता चल जाएंगे, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट अल्फ़ा, बीटा, गामा हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा लूँगी और जो डिस्टेंस आएगी वहाँ से वही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी, बट इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि इसके पैरेलल हो, और फिर ये लाइन इस प्लेन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये पहले तो इस लाइन को निकालिए जो इससे पास होती है और इसके पैरेलल हो। तो सिंपल सी बात है, लाइन कहाँ से पास होती है, इससे पास होती है, यानी कि x - 1 अपॉन में y - -2 इज इक्वल टू z - 3। तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी, बट इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो दो पैरेलल लाइन के हमेशा DCs और DRS सेम होते हैं, यानी कि अगर इसके DCs या DRS 1 3 -6 है तो इस वाली लाइन के भी, ये जो इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है उसके भी 1 3 और -6 ही होंगे। ठीक है, तो हमको ये लाइन मिल गई। अब क्वेश्चन क्या हो गया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था हमने कि इस लाइन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, r करेंगे, इस पे जनरल पॉइंट निकालेंगे तो मिलेगा r+1, y की वैल्यू आएगी आपकी 3r - 2 और z की वैल्यू आ जाएगी -6r + 3। तो ये तो हो गया आपके पास इसके पॉइंट, बट ये जो पॉइंट होने चाहिए वो प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन ये है, तो इसको रखेंगे r+1 -3r + 2 -6r + 3 इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पे 2 है,
थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा तो ये 2r हो जाएगा, तो ये 2r कर लिया हमने, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से 1/7 निकल के आ जाएगी, ठीक। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप r की वैल्यू रखिए 1/7, तो x की वैल्यू है जो आ रही है आपकी 9/7, y की वैल्यू है आपकी -11/7 और z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/7। तो x y z यानी कि ये जो अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी। तो अब आप क्या करिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 9/7 माइनस का 11/7 और ये हो जाएगा 15/7, और तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा के स्पेस बना के यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। d इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9/7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11/7 -2 का होल स्क्वायर प्लस 15/7 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और d की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी सॉल्व करके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पॉइंट की, इस प्लेन से इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस जो आएगी वो 1 यूनिट आएगी, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।